नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवेयरनेस फॉर यूथ विद डॉक्टर देवानंद सरकार। आज जो चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा। बट ये सच में एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो कि मैंने लास्ट कुछ महीनों से ऑब्ज़र्व किया है। एंड जब मैंने डोनेशन कैंपेन्स के बारे में जो स्कैम्स चल रहे हैं, उसके बारे में भी मेंशन किया था, वहाँ पे भी इसका हल्का-सा ज़िक्र है। पॉइंट बस यही है कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि डेटा शेयरिंग का जो सिचुएशन है वो कितना प्रॉब्लमेटिक होते जा रहा है। एंड डेटा जो लीक होता है एंड डेटा जो सेल होता है वो भी बहुत ही खतरनाक सा चीज़ है। क्यों? तो आप सपोज़ कोई अच्छे दिल में कोई एक फाउंडेशन या फिर कोई एक चैरिटी में डोनेशन करता है। वो जो डोनेशन जो हो रहा है, जिस महीने में आप डोनेट कर रहे हो, उसका जो इन्फॉर्मेशन है, वो जिस भी मीडियम के थ्रू आप शायद डोनेट कर रहे हो, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो या फिर कोई और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है, ये डेफ़िनिटली लीक होता है। एंड कैसे टाइप के डोनेशंस आप करते हो, किस रेंज में आप करते हो, ये भी यकीनन लीक होता है। ये लीक होने का काफ़ी सारे मीडियम्स हो सकते हैं, जैसे कि आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप क्रेड यूज़ कर रहे हो या फिर अमेज़न पे या फिर गूगल पे जो भी आप यूज़ कर रहे हो या फिर इवन फ़ोनपे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वहाँ पे अगर आपने बाय चांस कोई ऐसा क्लॉज़ अगर आपका कैंसल करने का मौका नहीं है, जहाँ पे आप कहाँ पे कितना पैसा शेयर करते हो या फिर डोनेट करते हो या फिर कहाँ पे आप क्या खर्चा करते हो, उसका अगर आइडिया ये लोग इन्फॉर्मेशन अगर सेल कर सकते हैं प्रॉपर्ली किसी वेंडर को, तो फिर ये लोग करते हैं। एंड उसके वजह से आपका क्या होता है, आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शंस का, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब बैंक्स और सरकार को या फिर इन सब जो लोगों को नहीं पता चल रहा है, बट प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को भी पता चल रहा है, जो कि उसके हिसाब से आपको टारगेट कर सकते हैं। और एक जो चीज़ जो होता है कि सपोज़ आपने कोई एक चैरिटी में डोनेट किया, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि उसी चैरिटी के और भी जो सब्सिडियरीज़ है, मतलब चैरिटी क्या करता है, आपको ये ऐसे तरीके से चैरिटीज़ को भी थोड़ा बहुत परख के देख लेना है कि कौन से चैरिटी वॉलंटियर्स रिक्रूटमेंट प्रोग्राम या फिर ऐसे टाइप के चीज़ों में ज़्यादा स्पेंडिंग करता है या फिर कहाँ पे वो अपने पब्लिसिटी के लिए ज़्यादा स्पेंडिंग करता है। तो इसका मतलब है कि वो और थर्ड पार्टी एजेंसीज़ को पकड़ेगा, जहाँ पे उसको बोलेगा कि आप हमारे जो जितने भी केसेज़ आएँगे, उनके नाम पे आप चैरिटी जुगाड़ करेंगे और हमको देंगे, तो आपको इस हर एक चैरिटी जो आप जुगाड़ करके लाते हो कोई एक क्लाइंट से, तो उसके हिसाब से आपको एक कमीशन मिलेगा। अब ये कमीशन बिज़नेस में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि अगर ये चैरिटी बहुत सारे एजेंसीज़ को अपना कॉन्ट्रैक्ट देते रहे कि आप भी हमारे लिए करेक्ट करो, आप भी करो, दूसरे किसी को भी दे रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि एक ही टीम का कभी-कभार अलग-अलग टीम से लोग आपको कंटीन्यूअसली पिंग करेंगे और आपको हैरेस करेंगे कि आप उनके लिए कोई एक बच्चे के लिए डोनेशन करें। मैंने वैसे डोनेशन में क्या-क्या स्कैम हो सकते हैं और कहाँ-कहाँ पे ये लोग अपना पैसे का कट ले लेते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं इसके साथ एसोसिएट कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे सच में ये चीज़ कॉन्सर्निंग है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए ही सही, हर महीने आपको कंटिन्यूअसली पिंग करके जाएँगे कि आपसे उसका जो 1, 2000, 3000 जितने का भी आप डोनेशन यूजुअली करते हो, उसका जुगाड़ चलता रहे। क्योंकि उनको उस जुगाड़ से अपना मंथली कमीशन लेना है, ताकि वो जो कमीशन्स का अमाउंट, सपोज़ एक एजेंट तो सिर्फ़ आपको नहीं कॉल कर रहा है, वो ऐसे 50, 100, 200 लोगों को कॉल करेगा। वो टिपिकली ये अ, हमारे देश में कोल्ड कॉलिंग के लिए टिपिकली लेडीज़ ही काम करते हैं, क्योंकि शायद कोई एक इंसान का दिल पिघल जाए या फिर कोई और का दिल पिघल जाए और उनको कोल्ड कॉलिंग के बाद जितने भी ये डोनेशंस कलेक्ट होंगे, उसका एक कमीशन मिल जाए। तो ठीक है, ये लेजिटिमेट इनकम प्रोसेस है इन लोगों के लिए, एंड आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन अबाउट इट। बट व्हाट दे विल कंटिन्यू टू डू इज़ दे विल अगेन एंड अगेन कॉल यू आफ्टर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर सम डोनेशन और द अदर। बीच में कौन-सा इमरजेंसी केस आया कि नहीं आया, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि शायद ये चैरिटीज़ जो है हर महीने आपसे पैसा लेके इनका एक पूँजी बना रहता है, ताकि कोई इमरजेंसी केसेज़ आए तो
वहाँ पे वो पैसा चैनलाइज कर पाए। तो दैट कैन बी अ पॉसिबल स्ट्रैटेजी, बट आपको ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देगा कि जो भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पार्टी एजेंसीज को अपना पैसा कलेक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, वहाँ से आपको ज़्यादा कॉल्स आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन ना करके मेरा लगेगा कि आई एम नॉट डूइंग अ जस्टिस टू दिस वीडियो। चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन, ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, आई हैव बिकम, मतलब मैं इतना त्रस्त हो चुका हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन से। इस ऑर्गेनाइजेशन से आपको हर महीने 3-4 करके लोगों का कॉल आ सकता है। इवन अगर जो प्राइमरी एजेंट जो शायद आपसे बात कर रहा होता था या कर रहे हैं, वो अगर कोई नोटिफिकेशन भी भेज दे कि हाँ, आप इनको और कॉल मत कीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, या फिर भी ये लोग कंटिन्यूअसली, सब लोगों को कमीशन का भूख है, एंड सब लोग कोई ना कोई एक चैरिटी का केस लेके आपके पास आ जाएंगे और प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर करते रहेंगे, प्लीज़ सर या मैम जो भी हो। सो ये वाला जो है, ये चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली ध्यान में रखना है, संज्ञान में रखना है, ताकि हम इन लोगों से ये जो इमोशनल अत्याचार है, इससे त्रस्त ना हो, मतलब एकदम परेशान ना हो जाए। हम लोगों को यहाँ पे कहीं पे फ़िल्टर करना होगा। अगर आप देखते हैं कि कोई आपको बार-बार हर महीने डिस्टर्ब कर रहा है, यू मे चूज़ टू ब्लॉक देम, और इफ़ यू फील लाइक बाय डूइंग दैट यू आर मन को थोड़ा शांति मिल रहा है, डेफिनेटली डू इट टिल योर ओन कैपेसिटी। डोंट ओवर डू इट, दैट इज़ माई एडवाइस। दान पुण्य करना अच्छा चीज़ है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन जब आपको पता है कि अल्टीमेटली यू आर जस्ट डोनेटिंग एज अ रूटीन जस्ट फॉर समवन्स कमीशन इनकम, तब आपको कुछ खटकना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बच्चों के सारा साल का प्रोग्रेस के लिए कुछ डोनेशंस लेते हैं, या फिर ऐसे टाइप वृद्ध लोगों का लिए कलेक्शन करते हैं। आई अंडरस्टैंड, कुछ लोग मतलब एसआईपी जैसे करते हैं म्यूचुअल फंड में, वैसे ही सिस्टमेटिकली डोनेशन भी करते हैं, एंड दैट इज़ टोटली लेजिट, डेफिनेटली कीजिए। लेकिन ये ओवर द टॉप कमीशन के लिए जो कंटिन्यूअसली आपके पास रिक्वेस्ट आएगा, ये बहुत ही अनोइंग है। इसके ऊपर, इसके ही साथ कनेक्शन में मैंने और एक चीज़ देखा कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं अभी के, देखिए कोई भी बर्थ प्लानिंग नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस लोअर इनकम फैमिली ग्रुप्स में। तो वहाँ पे कितने बच्चे होंगे, कैसे होंगे, उनके पास सामर्थ्य है कि नहीं बच्चे को बड़ा करने का, ये वाला कोई नहीं देखता। उनको बस शादी हुआ है तो एक बच्चा करना है, क्योंकि बच्चा ही भविष्य है, यही वाला एक नॉर्मल माइंडसेट लेके चलते हैं। और कई धर्मों में मानते हैं जस्ट कि बच्चा भगवान का देन है, तो हम लोगों को करना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो। तीसरा वाला आता है कि पेरेंट्स का एक प्रेशर रहता है, जैसे कि मतलब दादा दादी जो होते हैं, चाहे वो कोई भी इनकम श्रेणी के लोग हों, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि अब एक बच्चा कर, अब 2 बच्चे कर, कभी 3 बच्चे कर। मैंने अपने मैं जिस कैंपस में पीएचडी करता था, वहाँ पे मुझे याद है एक सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके साथ मेरा कभी बहुत सारे बार बात होता था, एंड उनके पेरेंट्स का कॉन्टिन्यूसली प्रेशर रहता था कि अरे अभी एक बच्चा कर, अच्छा अभी 2 बच्चा कर, अभी तीसरा वाला बच्चा कर। एंड उस इंसान के ऊपर और उसके वाइफ के ऊपर कितना फिनेंशियल बर्डन वो लोग पुट कर रहे थे, ये उनको भी पता नहीं था शायद, क्योंकि बैक देन जब गरीबी यहाँ पे इतना ज़्यादा था और महंगाई शायद इतना ज़्यादा नहीं था, सरकार तो सोशलिस्ट था तभी भी, राइट? तो इन लोगों को पैसे मिल जाते थे, ये सप्लाई मिल जाता था। लेकिन अभी दिन ब दिन महंगाई के वजह से, रेंट के वजह से, और मतलब बच्चों का एजुकेशंस के साथ-साथ जो एसोसिएटेड खर्चे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ़ आप स्कूल नहीं भेज सकते, उनको खेलने के लिए कहीं और भेजना पड़ेगा, ये करने के लिए वो ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के लिए इधर-उधर भेजना पड़ेगा। सरकारी स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं, उनका भी प्राइवेट ट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है, और प्राइवेट ट्यूशन्स में माता-पिता का कितना ड्रेनेज होता है, ये शायद जो हम लोगों के जो दादा-दादी वाले जो उम्र के जो लोग हैं, वो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। एंड दैट इज़ व्हाई दैट प्रेशर बिकम्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द पेरेंट्स, जो लोग एक्चुअली बच्चा प्लान करना चाहते हैं, इंडिविजुअल्स लाइक कपल्स जो कि बच्चा प्लान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एक प्रॉपर कैलकुलेशन करने का कोशिश कीजिए कि बच्चे पालने के लिए कितना पैसे का ज़रूरत है। मेरा तो एक बॉल पार्क आइडिया है कि
जनरली अगर एक हाउसहोल्ड का मतलब एक कपल का अगर 4-5 लाख ईयरली इनकम नहीं है तो शायद उनको मतलब अगर मैं फ्यूचर में बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहता हूँ या फिर ऐसा कुछ फिलोसॉफी कुछ भी हो, फिर भी 4-5 लाख के नीचे ऐसे बच्चा प्लानिंग करना नहीं चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बच्चों के लिए अगर कोई डिसेंट हेल्थ स्कीम भी खरीदना चाहे तो उसके लिए भी एक 1200-1500 के मतलब आपका फुल फैमिली को कवर करेगा, तो उसके लिए भी आपको महीने का 1500 के आसपास का प्रीमियम भरना पड़ेगा। एंड इसका भी मतलब है कि आपको साल के अंत तक 12 से 15,000 तक का 15,000 से ज़्यादा तक का प्रीमियम आपको भरना ही पड़ेगा। फिर इसके साथ अगर आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो एक मिनिमम लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। ये सब करते-करते जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है और आपके पास अगर पैतृक संपत्ति नहीं है या फिर पैतृक घर नहीं है जहाँ पे आप रह सकते हो, तो फिर ये आपके लिए एक इमेंस इकोनॉमिक बर्डन बनने वाला है। क्योंकि बच्चे को आप गवर्नमेंट स्कूल तो भेज सकते हो, जहाँ पे शायद सालाना आपका मैंने रिसेंट स्टैटिस्टिक्स जो देख रहा था कि वहाँ पे सालाना आपका 20,000 से ज़्यादा फीस कहीं पे नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ़ बच्चे को स्कूल तक ही नहीं भेजना है ना, 18 साल के बाद तो उसको कॉलेज में भी भेजना है या फिर और कोई काम के लिए भेजना है, शायद पॉलिटेक्निक में चला जाए या फिर कोई आईटीआई में चला जाए, कुछ भी हो। स्किलिंग सेक्टर भारत डेवलप करने का कोशिश कर रहा है, तो शायद उस सेक्टर में चला जाए जहाँ पे आप बिना पैसे से भी पढ़ाई कर सकते हो और कुछ सीखते सकते हो, जिसके बाद उनको शायद जॉब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बॉटलनेक ये है कि अगर आप उसके हेल्थ को कैसे भी प्रायोरिटाइज़ करके आइदर स्वास्थ्य साथी स्वास्थी कार्ड या फिर मतलब ये जो सरकार के जो सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर के लिए जो जितने भी सारे प्रावधान हैं, 5 लाख मतलब मैं बंगाल का जानता हूँ, स्वास्थ्य साथी में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो ये वाला जो चीज़ है, अगर आप ऐसे करके अपने आप को इंश्योर नहीं कर सकते, तो अगर बच्चे का कोई अगर स्पेसिफिकली अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, तो आप बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे। और एक बच्चे को जन्म देके अगर आप उसका लाइफ को सिक्योर नहीं कर सकते हो, नॉट सिक्योरिंग इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड लग्जरी एंड अदर चीज़ों से, लेकिन अगर उसका कोई छोटा-मोटा बीमारी के लिए या फिर कोई एक क्रॉनिक डिसीज़ के लिए अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, उसका संसाधन आपका नहीं है, तो मैं जितना मेरा आइडिया है, मैं इस चीज़ को पाप ही मानता हूँ। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि आपने कुछ सोचे समझे बगैर उसका जीवन को मतलब बढ़ने दिया एंड उसके बाद उसको फ्री फॉल में जाने दिया, क्योंकि आपके पास साधन ही नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्या आता है कि क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स होता है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत नहीं होता है, वो बहुत सारे जगहों पे ये सारे जो इंश्योरेंस है वो किक इन नहीं करता है। वहाँ पे भी आपको यू शुड हैव इनफ मनी, जो कि आपका खाना-पीना या फिर जो एकदम बेसिक से बेसिक नीड है उसके ऊपर अगर थेरेपी का ज़रूरत हो, कोई फिज़ियोथेरेपी का, कोई और चीज़ का ज़रूरत हो, तो वहाँ पे आप उसको बच्चे को हेल्प कर पाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे सरकार टैक्स का लिमिट कितना भी बढ़ा दिया हो, इसका मतलब ये है कि अभी 12 लाख से मिडिल क्लास स्टार्ट होगा। 12 लाख अगर सरकार ने अगर टैक्स का लिमिट बढ़ा दिया है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, इसका मतलब है कि 12,000 ऑनवर्ड्स इज़ द मिडिल क्लास। उसके नीचे जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितना ही 12 लाख के आसपास में हो, तो दे विल स्टिल कम अंडर लोअर इनकम श्रेणी या फिर वेरी माने लोअर लोअर मिडिल क्लास में वो लोग आएंगे, जो कि कैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे, क्योंकि महंगाई का ही मौसम है। और महंगाई आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा घटने तो नहीं वाला है, उल्टा ये टैक्स लिमिट बढ़ने से बढ़ना ही है महंगाई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के चलना चाहिए। एंड आई डेफिनेटली वांट टू कॉल आउट दीज डोनेशन कैंपेनर्स जो कि मल्टीपल जगहों से आपको कॉन्टिन्यूसली कॉल करके परेशान करते हैं। तो ये वाला चीज़ अगर आप लोगों के भी ध्यान में आया है या फिर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपको ये वाला टाइप का हैरेसमेंट हुआ है। मैंने जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, मैं और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ चाहे आप बोलिए हेल्पेज बोलिए, क्राई बोलिए, एसओएस इंडिया, एसओएस चिल्ड्रंस विलेज इंडिया बोलिए, स्माइल फाउंडेशन, इन सब जगह से अभी तक मुझे इतना ज़्यादा हैरेसमेंट फेस नहीं करना पड़ा है जितना चाइल्ड हेल्प
फाउंडेशन से मुझे करना पड़ा है। एंड मैंने अपने उस वीडियो में मैंने अलग से दिखाया था कि कैसे वो लोग वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के लिए एक अलग से 11-12% का फंड अलॉटमेंट रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ₹1000 अगर उनके पास डोनेट कर रहे हैं, जो एक्चुअल केस है उसके पास 10 अप्रॉक्सिमेटली ₹650 तक ही पहुँच पाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी और वॉलंटियरिंग चार्जेज़ इन सब चीज़ों में ही वो लोग कमीशन देने में गँवा देंगे, लोगों को सैलरी देने में दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है। ऑन दैट नोट आई होप ये आपको इन सब चीज़ों में, जैसे आपका इमोशंस को मॉड्यूलेट करके डोनेशन फेच किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपका थोड़ा-सा और बेहतर क्लैरिटी मिला होगा। एंड होप यू कैन take better decisions with these organizations in the coming future. On that note, I will be finishing my video here. Thank you very much. Bye bye.